देखो अपन छठा चैप्टर कर रहे थे तो अपन ने ये कर लिया था, सूख धान्य वर्ग कंप्लीट कर लिया। अब करेंगे अपन सिम्बी धान्य, ग्रुप ऑफ लेग्यूम्स, मतलब दालें करेंगे अपन, जितनी भी दाल आती हैं पृथ्वी पे, संसार में, ठीक है, भारत में, वो सब दालें अपन इस वर्ग में आती हैं, सिम्बी। ठीक है, नाम है इनका सिम्बी धान्य वर्ग। इसकी परिभाषा क्या है? वे धान्य समाविष्ट हैं जो फल या कलियों में लगते हैं। ठीक है, फल या फलियों में, जो फल फलियों में लगते हैं, ये कलियों की जगह फलियां हैं, फलियां आती हैं, जैसे मूंग की फलियां, ठीक है, अपन जितनी भी फली आती हैं एक तरीके से उनमें लगता है। इनमें मुख्यतः दालें आती हैं, मोठ, चना, मटर, मूंग आदि। जैसे क्वेश्चन आया कि सिम्बी धान्य से आप क्या समझते हैं, क्योंकि कभी क्वेश्चन डिटेल में नहीं पूछेंगे फर्स्ट ईयर वाले बच्चों से कि आपसे ये नहीं पूछेंगे भाई चने के गुण लिखो। कभी रेयर आ जाए तो अलग बात है, जब किस्मत ख़राब हो। क्वेश्चन इतना सा ही आता है कि भाई सिम्बी धान्य, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत सारी हैं। तो कहने का मतलब है कि सिम्बी धान्य ग्रुप ऑफ लेग्यूमिनिस, वे धान्य समाविष्ट हैं जो फल फलियों में लगता है। इनमें मुख्यतः दालें आती हैं, मोठ, चना, मटर, मूंग आदि। ये दालों के बहुत सारी दालें हैं, अरहर की, मूंग की, मसूर की, उड़द की, ठीक है, वो सारे आप लिख सकते हो यहाँ पे। तभी तो बोलता हूँ जो बच्चे थोड़े एक्टिव रहते हैं ना, गांव के बच्चे होते हैं, उनको सब सारी चीज़ें पता होती हैं, क्योंकि उनको मॉडर्न का तो पता ही होता है, शहर के अनुसार तो पता रहता ही है, क्योंकि वो शहर में पढ़ने जाते हैं तो उनका वहाँ का कल्चर का तो पता रहता ही है। लेकिन शहर वाले बच्चे गाँव में नहीं जा पाते, तो उसको बहुत से मैंने देखे हैं शहर वाले बच्चे, लड़कियां मोस्टली, उनको यही नहीं पता कि गेहूँ कैसे लगता है, बाजरा कैसे होता है, उनको यही नहीं पता कि चना कैसा होता है, चने का पोड़ पैदा जो प्लांट है वो कैसा होता है, उन्होंने देखा ही नहीं, क्योंकि उनको सीधा मिला है, हाथ में मिला है। कभी मार्केट गए, उनको सब्जी मंडी से लेके आ गई कच्चा चना, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि कैसे उगता है। ये सारी चीज़ें गाँव वाले बच्चों को ज़्यादा इफेक्टिव रहती हैं। तो कभी भी आपको मौका मिले घूमने का तो गाँवों की तरफ जाया करो, देखा करो, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखो दालों के सामान्य गुण, तो जितनी भी दालें हैं उनके सामान्य गुण पूछ रहे हैं, मोस्टली नॉर्मल गुण, सबके तो विशेष गुण होते ही हैं, लेकिन जब भी कोई मतलब क्वेश्चन आ गया चने के गुण लिखो तो आपको ये गुण लिख देने हैं, मटर के लिखो तो ये गुण लिख देने हैं, मूंग के पूछे तो ये गुण लिख देने हैं। घबराना नहीं है कि यार मैं लिखूँगी नहीं लिखूँ, हमको सर ने बताया ही नहीं, ये सामान्य मोस्टली सब में मिलते हैं। तो रस, कसाय, मधुर, तो डोमिनेंट कौन सा होता है? कसाय। जो वर्ड पहले आता है वो डोमिनेंट होता है। कहने का मतलब है कि इसका जो रस है ना, तो दालों का जो रस है, मतलब स्वाद में कैसे होती हैं? कसाय रस और मधुर रस युक्त होते हैं। वीर्य कैसा होता है? शीत होता है। विपाक क्या होता है? कटु। ठीक है। लघु होता है, जल्दी पचने वाली होती हैं। विबंध कर, मतलब विबंध करती हैं, कॉन्स्टिपेशन बढ़ाती हैं दालें। ये बात ध्यान रखना कि ये कॉन्स्टिपेशन बढ़ाती हैं, तो मतलब एक तरीके से वात को बढ़ाती हैं। मेद, कफ, रक्त पित्त में रक्त है। किसी व्यक्ति को मान लो कि मेद है, मतलब फैट बढ़ा हुआ है, कफ बढ़ा हुआ है, रक्त पित्त बढ़ा हुआ है, मतलब रक्त ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें पत्त है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आ गया विबंध कर। विबंध कर आ गया तो मतलब एक तरीके से वात बढ़ाएंगी, तो वात बढ़ाएंगे तो मेद कम होगा, कफ कम होगा। देखो सब कॉन्सेप्टली है। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रस कसाय है, तो कसाय क्या करता है? वात को बढ़ाता है, तो ये विबंध कर हो गया। मेद व कफ को बढ़ाएंगी। ये पथ्य है नहीं, एक तरीके से इन डिजीजों में अपन को मेद, कफ, रक्त पित्त में आप इसको दे सकते हो। क्लियर बात? देखो सब कॉन्स्टेबली अगर समझना चाहो ना, आपका पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर अच्छे से क्लियर है तो आपको मतलब कोई रोक ही नहीं सकता। जैसे मैंने बताया रस कसाय है, तो इससे आप समझ गए भाई कसाय है तो वात बढ़ेगा, वात बढ़ेगा तो कफ कम होगा, मेद कम होगा। ठीक है, कितनी लाइन तैयार हो गई। अब विपाक कटु, विपाक भी कटु हो गया तो और ज़्यादा फायदा मिल गया भाई, मेद कफ को तो नाश करेगा ही। अब देखो यहाँ पे वीर्य इसका शीत है। अब तो वीर्य शीत है तो रक्त पित्त, मतलब जो ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग किसकी वजह से होती है? उष्णता की वजह से, तो उष्णता को भी कम करेगा क्योंकि इसका वीर्य शीत है। तो सब चीज़ लिंक है, आप इसको बस समझने का जो नज़रिया वो चेंज कर लो। लॉजिक वाई रटने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो। आलेप हृदय में उपयोगी है। अब देखो जो आलेप हृदय मतलब जो लेप लगाते हैं उसमें भी ये उपयोगी है, दालों का लेप भी आप लगा सकते हो। ठीक है। अब देखो सर्वश्रेष्ठ सिम्भी धान्य, अब जितनी भी दालें हैं उनमें से सबसे अच्छी कौन है? मूंग है। ठीक है, जो मूंग की दाल है वो सर्वश्रेष्ठ है, और ये बात सामक है, मतलब त्रिदोष नाशक। ठीक है,
कब का भी नाश करेगी, मेद का भी नाश करेगी, लेकिन ये वात का नाश करेगी, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ सिम्मी धान्य है मूंग। तो मूंग का सेवन आप डेली कर सकते हो, ठीक है, मूंग का सेवन आप डेली कर सकते हो। सर्वश्रेष्ठ सिम्मी धान मूंग, ग्रीन ग्रेजम, ये वात सामक है, मतलब ये वात सामक एक तरीके से मैं बता रहा हूँ, ये एक स्पेसिफिक गुण है ना, क्योंकि अपन ने यहाँ पे विबंध कर बताया था, लेकिन यहाँ पे देखो मूंग आ गई वात सामक। अब आप ये बोलोगे कि सर जो अपन ने सामान्य गुण देखे थे, क्या वो नहीं होते कि इसमें सामान्य गुण होते हैं, लेकिन इसमें स्पेसिफिक कैपेसिटी है, तभी तो बोलते हैं कि सर्वश्रेष्ठ त्रिदोष नाशक, तीनों दोषों की विकृतियों को दूर करने वाला। सबसे हीन सिम्मी दान, मतलब सबसे बेकार जो दाल है उसका जो अपन को सेवन कम से कम करना चाहिए, वो है उड़द की दाल, ठीक है, उसको बोलते हैं मांस, ठीक है। सबसे हीन सिम्मी दान, तो कभी घर में आपको उड़द की दाल ज़्यादा खाने का मौका मिले तो घर वालों को बता देना कि उड़द की दाल कम से कम खानी है। अब देखो सिम्मी वर्ग की कुछ दालें हैं, मूंग, उड़द, लोबिया, मतलब एक तरीके से राजमा, मटर, अरहर, मसूर, चना। ये मैंने क्यों लिखे, क्वेश्चन आता है कि 5 सिम्मी धानों के उदाहरण लिखो। बहुत से बच्चे होते हैं जो सीटी के होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि 5 दाल कौन कौन सी हैं, तो मैंने इसलिए सिम्मी वर्ग की कुछ दालें लिख दी, मूंग लिख दिया, उड़द लिख दिया, लोबिया, मटर, अरहर, मसूर, चना आदि। तो जितने एग्जाम्पल पूछे आप उतने लिख सकते हो। अब किताब में देखो मूंग के अलग से गुण दे रखे हैं, उड़द के अलग से गुण दे रखे हैं, लोबिया के अलग से गुण दे रखे हैं, मटर के अलग से गुण दे रखे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, कभी नहीं पूछते, और इतना डिटेल में किसी को याद भी नहीं होता है, सिंपल सी बात है। और जब क्वेश्चन आए तो यही क्वेश्चन आएगा, दालों के सामान्य गुण लिखो, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं छोड़ रहा हूँ, लेफ्ट कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तरीके से किताब में बहुत इतना ज़्यादा दे रखा है कि इस चैप्टर में आपको 2 महीने लग जाएंगे। तो अपनी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, और किस तरीके से, मतलब मैं बताऊँ आपको कि जैसे कि अपन चारक संहिता पढ़ेंगे सेकंड ईयर में ये सारी चीज़ें रिपीट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, सारी चीज़ें आ जाती हैं, अन्य स्वरूप भी आ जाती हैं, तो वहाँ पे तो पढ़नी है, लेकिन फर्स्ट ईयर में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन की जो मेजोरिटी है इसमें चैप्टर में से यही आता है कि बस सिम्मी धान में क्या आता है और सूक्ष्म धान में क्या आता है, बस उनकी परिभाषा और उनके एग्जाम्पल ही पूछता है। पिछले 10 साल के पेपर तो मैं देख रहा हूँ अब तक, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई इससे बाहर जाएगा, इससे बाहर बिल्कुल क्वेश्चन नहीं जाएगा, आज तक नहीं गया, ठीक है। तो ये गुण, ये एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना। आपसे पूछेंगे कि भाई मूंग है जो किस में आता है, सिम्मी धान, उसकी परिभाषा लिखो, तो सिम्मी धान की आपको परिभाषा याद होनी चाहिए। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, मैं क्वेश्चन दूंगा आपसे, आप तो बताना फिर आंसर, क्योंकि चैप्टर के बाद में अपन क्वेश्चन देते हैं ना, उनको सोल्व करने की कोशिश किया करो। जैसे मैंने आज चैप्टर 5 के क्वेश्चन कराए, तो उनको लिखो, बिना देखे लिखो, क्योंकि अपन ने पढ़ी है, क्लास ली है, नोट्स दिए हैं मैंने आपको, कुछ तो फायदा लो ना उनका। एक तरीके से वो टेस्ट के लिए ही दे रहा हूँ मैं आपको, टेस्ट के लिए क्वेश्चन भेजता हूँ हर चैप्टर वाइज, तो आप उनको सोल्व करने की कोशिश किया करो। अब करते सर, हैं, हेलो, हाँ बोलो। त्रिदोष नाशक जो बोला था आपने, वो सारी दालों पे नहीं नहीं मतलब। नहीं, ओनली सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, ओनली सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ सिम्मी धान्य, ठीक है, मूंग के लिए है ये बस ओनली, तभी तो ये सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सब तो वही ये नॉर्मल जो है, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ है, अच्छे गुणों से युक्त है, इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ बोल दिया। ओके, ये पॉइंट कहाँ लगा हुआ था सर? ये मैं आपको बता रहा हूँ, लिखा हुआ नहीं है। इसको सर्वश्रेष्ठ क्यों बोला, क्योंकि अपन ने यहाँ पे कर दिया विबंध कर, ये सामान्य गुणों में, तो आप बोल सकते हो सर ये विबंध कर है, ठीक है, इसका जो रस भी कसा है, फिर भी ये बात सामक क्यों है, कुछ क्वालिटी है, स्पेसिफिक क्वालिटी है, इसी वजह से इसको सर्वश्रेष्ठ बोला है, ठीक है। ये दोषों को उत्क्लेशित नहीं करती, मतलब दोषों को बढ़ाती नहीं है, आप डेली इसका सेवन करोगे तब भी कोई नुकसानदायक नहीं है, आप डेली दिन सुबह भी खाओ शाम को भी खाओ तब भी कोई नुकसान नहीं करेगी, ठीक है, हार्मलेस एक तरीके से। ओके, इसलिए मैंने बोला, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ स्पेसिफिक कैपेसिटी है, स्पेसिफिक गुण हैं, जिनकी वजह से ये मतलब दोषों को उत्क्लेशित नहीं करती, दोषों को बढ़ाती नहीं है, आप डेली इसका सेवन कर सकते हो। अब देखो कृतान्य वर्ग, ग्रुप ऑफ प्रीपेयर्ड फूड्स। अपन देखो प्रीपेयर्ड फूड्स मतलब भोजन बनाते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ प्रीपेड। अब जैसे कच्चा कोई सामान आया, जैसे अपन ने दाल ले ली, कच्ची दाल ले ली, चावल ले लिया, गेहूँ ले लिया, अब उनको पकाने के बाद में किस तरह से खाना है, तो कृतान्य वर्ग, ग्रुप ऑफ प्री परेड फूड, मतलब अपन जो बना के खाते हैं ना अलग अलग तरह के, जैसे आपने चावल बना लिए, आपने लापसी बना ली, आपने खिचड़ी बना ली, आपने मूंग का पानी बना लिया, आपने मांस रस बना लिया, आपने वेसावर बना लिया,
ठीक है, आप अलग अलग लस्सी का बना लिया आपने, रसाला बना लिया, बहुत सारी चीज़ें। तो पकाकर जो चीज़ें तैयार होती हैं ना, वो इसमें आती हैं सारी। इस वर्ग में मंड, पेया, बिलेपी, यवागु, ओदन आदि। तो देखो इस वर्ग में मंड, पेया, बिलेपी, यवागु, ओदन। अब ये क्या है, मंड क्या है, पेया क्या है, बिलेपी क्या है, यवागु क्या है, ओदन क्या है, ये सब परिभाषा मैं भी बता दूंगा आपको। तो सूख धान्य को पकाने से बने अन्न। तो सूख धान्य में क्या आता है, चावल आ गया, गेहूँ आ गया, जौ। तो इनको पकाने से जो भी आपको अन्न तैयार होता है वो यूस क्या होता है, सिम्मी धान्य से। देखो अपन ने सिम्मी धान्य मतलब दालों से बना, तो उसको बोलते हैं यूस। ठीक है। मांस रस अपन अगला पढ़ेंगे, मांस मांस वर्ग। तो मांस रस कैसे बनता है, वेसावर। वेसावर क्या होता है, तो जितने भी हैं कैसे बनते हैं ये सब। तो इस वर्ग में मंड, पेया, बिलेपी, यवागु, ओदन आदि सूख धान्य को पकाने से बने अन्न, यूस और मांस रस, वेसावर आदि आते हैं। तो मतलब ये सब अपन को इस चैप्टर में पढ़ना है, मतलब इस वर्ग में पढ़ना है, कृतान्य वर्ग, ग्रुप ऑफ प्रीफेड फूड्स में। अब पहला है मंड। ये मंड से आप क्या समझते हैं, चावल में 14 गुना जल डालकर पकाकर स्वच्छ वस्त्र से छान लेते हैं। तो इसमें मंड द्रव भाग को मंड कहते हैं। कहने का मतलब है, चावल लिया, 1 किलो चावल लिया, ठीक है, उसको 14 गुना मतलब 14 गुना जल में डाल के उसको पकाया, चावल पक गया। चावल पकने के बाद में आपने उसको छान लिया, तो चावल एक तरफ हो गया, और जो लिक्विड था वो पानी सा था, क्योंकि 14 गुना पानी है तो पानी तो बचेगा बहुत सारा। तो जो लिक्विड है ना उसको बोला है मंड। ध्यान से सुनना, लिक्विड है ना उसको मंड बोला है। चावल तो निकाल लिया, उसमें बिल्कुल एक भी दाना चावल का नहीं दिया उसमें। तो चावल में 14 गुना जल डालकर पकाकर स्वच्छ वस्त्र से छान लेते हैं, उसमें मंड द्रव भाग को मंड कहते हैं। कहने का मतलब कि जो इसमें जो लिक्विड होता है ना उसको अपन मंड कहते हैं। ठीक है। अब इसके गुण क्या हैं, वातानुलोमक, वात का नाश करता है, पाचक, भोजन को पचाता है, दीपक, अग्नि दीप्त करता है, स्रोतो माधव कृत, बहुत इंपॉर्टेंट गुण है ये। स्रोतो माधव कृत क्या है, मेटाबॉलिक पाथवर्ड, मेटाबॉलिक पाथवे मृदु मतलब सॉफ्ट, यहाँ पर लिख रहा है मैंने नीचे सॉफ्ट, मेटाबॉलिक पाथवे सॉफ्ट। जो अपनी पाचन के जो मेटाबॉलिक सिस्टम है ना, जितने भी एक तरीके से स्रोतस हैं, ठीक है, चैनल्स हैं, उनको मृदु बनाता है, उनको स्निग्ध बनाता है, ताकि कोई अवरोध उत्पन्न ना हो। अब देखो लिक्विड है वो, उसमें चावल का एक भी दाना नहीं है, बस चावल का पानी, एक तरीके से चावल का पानी जो 14 गुना जल को पकाया, जो लिक्विड था वो मंड है। अब वो क्या करता है, उसको सेवन से क्या होगा, वात का नाश होगा, पाचक करेगा, दीपक करेगा, स्रोत माधव कर, मतलब स्रोतों को खोल देगा, चैनल्स को खोल देगा, कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होने देगा, उनको निर्मल बना देगा, उनको सॉफ्ट बना देगा। स्वेदक, शरीर का स्वेदन भी करता है, तभी तो एक तरीके से स्निग्धता लाएगा बॉडी में। बचे हुए दोषों को निकालता है, जो कोई दोष पचा नहीं है, बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, एक्स्ट्रा मटेरियल में जमा हुआ है, कोई प्रकोपित है कोई दोष, उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है। तो ये इसके मंड के गुण है। इसको शिव कल्याणकारी कहा गया, आचार्य वाग्भट ने, सॉरी, आचार्य वाग्भट ने इसको सब शिव कल्याणकारी कहा है। ठीक है, ये सभी कल्याणकारी कार्य करता है। इसलिए जैसे कि भगवान शिव क्या करते हैं, सभी कल्याण वाले काम करते हैं ना, कि भगवान शिव की जिस पे कृपा होती है वो सभी कल्याण कार्य करते हैं। तो उसी तरीके इसको शिव कल्याणकारी मतलब ये सभी कामों में आता है, कि भाई बात का अनुमल, पाचक, दीपक, स्रोतो माधव, स्वेदक, बचे हुए दोषों को निकालता है। तो मतलब एक तरीके से अच्छा बताया इसको, इसलिए इसको कल्याणकारी। अगर इसका सेवन करोगे तो आपका कल्याण होगा, आपको कोई रोग पैदा नहीं होगा। तो ये सब बताया। तो क्वेश्चन आ जाता है कि मंड की परिभाषा लिखो और मंड के गुण लिखो। तो मंड की परिभाषा क्लियर हुई कि नहीं हुई, मुझे एक बात बताओ। हेलो। यस सर, हो गई। ओके। यस सर। अब देखो पेया, चावल के छोटे टुकड़ों को या मोटे टुकड़ों को, मतलब चावल ले लिया, साबुत दाना जो भी कुछ भी हो, चावल के मोटे टुकड़ों में 14 गुना पानी मिलाकर, देखो अभी भी 14 गुना है, कि चावल के मोटे टुकड़ों में, चूरा नहीं बनाना है, चावल के साबुत डाल दो छोटे मोटे टुकड़े करके। तो चावल के मोटे टुकड़ों को 14 गुना पानी में मिलाकर बनाई गई अल्प सिक्त, सिक्त किसको बोलते हैं, चावल को, क्योंकि 1 किलो चावल है और 14 गुना मतलब 14 किलो जल है। ठीक है, तो समझो इस चीज़ को कि चावल के मोटे टुकड़े। अब मोटे टुकड़े का मीनिंग ये है कि चावल के 2 टुकड़े कर लो, साबुत मत पट को टुकड़े कर लो चावल के, तो मोटे मोटे, बारीक भी मत करना ये आटा ही बन जाए, तो मोटे मोटे टुकड़े कर लो चावल के। तो ये बात एक
तो ये बात है कि चावल के मोटे टुकड़े, मोटे टुकड़े मतलब उसके दो टुकड़े कर लो, चावल के मोटे टुकड़ों को 14 गुना पानी मिलाकर बनाई गई अल्प सिक्त, सिक्त किसको बोला है? चावल को बोला है। तो सिक्त यानी चावल कण एवं अधिक द्रव, द्रव क्या है मतलब लिक्विड बहुत ज़्यादा है, तो मंड के मिश्रण को पेय कहते हैं। अपन ने मंड में क्या किया था, उनको छान लिया था, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, छानते नहीं है, प्रोसेस सेम है, बस वो तैयार हो गया ना, पक जाता है चावल, ठीक है, तो उसको रहने देते हैं वैसे के वैसे, बस छानते नहीं हैं। उसमें जो लिक्विड था उसको अलग कर लिया था, इसमें बस लिक्विड को अलग नहीं करते, जो चावल के दाने हैं ना वो भी इसी में रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि अब बहुत ज़्यादा पतला है ये, थोड़े से ही तो है चावल, 1 किलो चावल है लेकिन 14 गुना जल है, तो इसको छानते नहीं है, बस ऐसा कैसा रहने देते हैं, तो वो होता है पेया। समझ में आई परिभाषा? हेलो। यस सर। ओके। अब देखो दीपक पाचक, दीपक वही है, दीपक पाचक मलानुलोमक। देखो दीपक यानी एक तरह से अग्नि दीप्त करता है, पाचक आम रस को पचाता है, मनानुलोम मल अनुलोमक, जो मल है पुरीस है भी, है ना, ठीक है, स्टूल है, उसको अनुलोमन करता है मतलब बाहर निकालता है। भूख प्यास कुक्षी रोग व ज्वर में लाभकारी, आपको भूख लग रही है तो आप पेय का सेवन करो, आपको प्यास लग रही है तो आप पेय का सेवन करो, कुक्षी रोग मतलब पेट से संबंधित जितनी भी व्याधि हैं पेय का सेवन करो, ज्वर तो बुखार में भी आप पेय का सेवन करो, लाभदायक होता है। तो कहने का मतलब है कि जब आपको बुखार हो जाए तो आप ऐसे चावल को 14 गुना जल में पकाकर आप उसका सेवन कर सकते हो। इसको पथ्य कहा गया है, मतलब इसको पथ्य बोला गया है। आप इसको व्याधियों में भी नॉर्मल स्थिति में आप सेवन कर सकते हो। अब है सर यवागु। दीपक का मतलब क्या बताया था आपने? दीपक यानी अग्नि दीप्त करने वाला, अग्नि को प्रज्वलित करने वाला, अग्नि को बढ़ाने वाला, आपकी पाचन शक्ति को ठीक करने वाला, ठीक है। और सर मलानुलोकम? मलानुलोमक का मतलब है जो मल किसको बोलते हैं अपन को, मूत्र पुरुष को, ठीक है। तो पुरुष यहाँ इसमें आया मोस्टली, पुरुष 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 है ना, जो पुरुष था उसको बाहर निकालने वाला। कुछ मल जमा हुआ रहता है ना अपने हाथों में, ठीक है, अपने जो कॉनोल होता है लास्ट में जो होता है ना क्षुद्रांत, और उसमें चिपका हुआ रहता है। तो एक तरीके से पेय का सेवन करने के बाद में जो मल था वो चिपका हुआ नहीं रहता, पूरा बाहर निकल जाता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। कहने का मतलब ये है, इसको ऐसे समझो आप, ठीक है, तुरंत मल को बाहर निकाल देता है। अब देखो यवागु, अब यवागु क्या है? अब मैं एक इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, आप उससे थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि जितने भी अपन पेया पढ़ रहे हैं, मंड पढ़ रहे हैं, यवागु पढ़ रहे हैं, बिलेपी पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है? देखो एक था, जैसे कि मैं बोलता हूँ, अब सेकंड ईयर में पढ़ोगे डिटेल में ही है ना यवागु, ठीक है। इसके 4 टाइप्स हैं, 1 2 3 4। पहला क्या है? मंड। दूसरा क्या है? पेया। तीसरा क्या है? यवागु, मतलब चौथा क्या है? बिलेपी। अब इस तरीके से ये मतलब है तो ये यवागु, पेया भी यवागु है, ठीक है, बिलेपी भी यवागु है, मंड भी यवागु है, और एक चौथा टाइप है इसका यवागु। मतलब समझो, मैं दोबारा से लिखता हूँ, ये सेकंड ईयर की बात बता रहा हूँ मैं ना, कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं कहीं बाद में मेरे को गलत घोषित करो कि सर ने गलत बताया उस समय। जब आप सेकंड ईयर में सारंगधर संहिता पढ़ोगे तब उसमें आएगा कि भाई यवागु से आप क्या समझते हैं, तो परिभाषा आएगी, यवागु 4 प्रकार का होता है। पहला होता है मंड, दूसरा होता है पेया, तीसरा होता है यवागु, चौथा होता है बिलेपी। क्लियर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो यवागु भी यवागु का एक टाइप्स है, कहने का मतलब है कि ये सब यवागु ही हैं। और 28 तरह के यवागु आप पढ़ोगे चरक संहिता सेकंड ईयर में, सेकंड चैप्टर में, चरक संहिता के सेकंड चैप्टर में 28 प्रकार के यवागु होते हैं। भाई किन किन जो द्रव्य होता है ना, मैं कौन सा द्रव्य इसमें यूज लिया उसके आधार, यहाँ पर तो मैं चावल का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ तो मैं चावल का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वहाँ पे अलग अलग द्रव्यों के आधार पर 28 प्रकार के यवागु बताएं। तो यवागु की परिभाषा देख लो। सर हाँ बोलो। सर जैसे क्वेश्चन आया ये बाबू की संक्षेप में वर्णन कीजिएगा, तो ये चारों लिखने पड़ेंगे या नहीं नहीं सिर्फ नहीं ये नहीं, बाबू ही लिखना पड़ेगा? ये ओनली ये, आपके फर्स्ट ईयर में ओनली ये है, तो आप यही लिखो, वो सेकंड ईयर में ऑटोमेटिक समझ जाओगे आप, ठीक है। तो वो तो मैंने ऐसे बता दिया नॉलेज के लिए। तो ये आपको यवागु की परिभाषा है तो आपको ये लिखना है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ओनली यही है। तो यवागु लिखो, चावल को 6 गुना पानी में पकाने पर प्राप्त पदार्थ। हेलो, कौन है?
कौन बोल रहा है? ठीक है। शाहीन ठीक है भाई। सैफई। सैफई। हाँ बोलो। परसों को संडे भी जोड़ोगे क्या? मैं लगता है किसी और से बात कर रहा है ये। हाँ। इसको मैं वेटिंग रूम में डाल देता हूँ, ये डिस्टर्ब हो रहा है। अब देखो यवागु। चावल को 6 गुना पानी में पकाने पर प्राप्त पदार्थ। कहने का मतलब है कि अपन ने देखो यहाँ पे 14 गुना, पेया में 14 गुना था, मंड में 14 गुना था, यहाँ पे क्या है 6 गुना, मतलब 6 गुना पान पकाने पर जो प्राप्त पदार्थ होता है, मतलब जो भी बन तैयार बना, दलिया खिचड़ी लापसी, तो इसमें चावल अधिक मात्रा में और जल कम मात्रा में होता है, क्योंकि 14 गुना से तो कम ही है ना। अब देखो एक तो होता है 14 गुना जल हो, एक है 6 गुना, तो मतलब इससे कंपेयर करके बताया कि चावल अधिक मात्रा में वह जल कम मात्रा में होता है। किससे कंपेयर किया है? पेया और मंड से कंपेयर करके बोला है कि इसमें चावल अधिक होता है। पेया से तो चावल अधिक होता है और पेया से जल कम होता है। तो एग्जाम्पल दलिया, ठीक है। क्या होता है? ग्राही होता है, बल्य होता है, तृप्त करने वाली और वातनाशक है। देखो ये होता है ग्राही, और ये क्या था? मलानुलोमक। तो ये इसके तरीके से, ये तो था मल को बाहर निकालने वाला, ये मल को रोकने वाला है, ग्राही है ये। बल यानी बल प्रदान करेगा। तृप्त करने वाली मतलब एकदम तृप्तता आ जाएगी, अपन कुछ खाना खाते हैं अपन को तृप्तता आती है ना, संतुष्टि, वैसा। और वात नाशक, वात का नाश करेगी। अब देखो विलेपी, इसकी जो परिभाषा है इनमें सर आप जब कंफ्यूज हो समझ जाओगे में नहीं इसमें। आया सर। कौन बोल रहे तृप्त हो? मतलब? क्या? तृप्त का मतलब बताया क्या? तृप्त करने वाली मतलब एक तरीके से तृप्तता होती है ना, अपन को, अपन ने खाना खाया, संतुष्टि मिली किसी चीज़ से, वो तृप्ति। तो आपको जो भूख से तृप्ति, प्यास से तृप्ति, ठीक है, आपको प्यास लग रही है, आपने, सेटिस्फेक्शन। हाँ बोलो। सेटिस्फेक्शन। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको तृप्ति किससे मिलती है। आपको यह प्यास लग रही है, ठीक है, आपने खाना पानी पी लिया, तृप्ति मिली कि नहीं मिली, सुकून मिला कि नहीं मिला। तो यवागु खाने से आपको व्यक्ति को सुकून मिलता है एक तरीके से, ठीक है। तृप्त करने वाली, ओके आपको मन को खुश करने वाली है। आपने कभी अच्छा दलिया खाया है बना के घर पे, आपका मन खुश हो जाएगा। तो ये तृप्त करने वाली एक तरीके से, ऐसे समझो इस चीज़ को, है ना। अब देखो विलेपी। चावल को 4 गुना पानी में पकाने पर प्राप्त पदार्थ, खिचड़ी बोल दो उसको या लापसी बोल दो, ठीक है, वो विलेपी कहलाता है। इसमें क्या है? 4 गुना, 4 गुना पानी है। याओ में क्या था? 6 गुना पानी था। पेया में क्या था? 14 गुना पानी था। दीपक होती है, ग्राही होती है, हृदय होती है, मतलब अग्नि को दीप्त करने वाली होती है। ग्राही यानी एक तरीके से रोकने वाली, मल को रोकने वाली, ठीक है। हृदय, हृदय को प्यारी लगती है, मतलब हृदय के डिजीज होते हैं, किसी व्यक्ति को मान लो हार्ट डिजीज है, तो उसमें आपको ये पिलेपियाँ उसको खिलानी चाहिए। तृष्णानाशक मतलब प्यास का दूर करने वाली। वर्ण रोगी, अक्षी रोगी, वमन विरेच से जिनकी शुद्धि हुई हो, नित्य स्नेहपान में हितकारी है। अब देखो व्रण रोगी, किसी व्यक्ति के घाव हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा घाव हो रहे हैं शरीर में, तो उसको विलेपी खिलाओ। अक्षी रोगी, आंखों से संबंधित डिजीज हैं, तो उसको विलेपी खिलाओ। बमन विरेचन से जिसकी शुद्धि हुई हो, जिस किसी व्यक्ति ने मान लो बमन कराया हो, पंचकर्मा के प्रोसेस हैं बमन विरेचन, अपन चैप्टर नंबर 18 चैप्टर नंबर 19 में पढ़ेंगे बमन विरेचन कैसे करवाते हैं। तो मान लो जिन व्यक्ति ने बमन करवा लिया, जिन व्यक्ति ने विरेचन करा लिया, तो उसके बाद में उसको विलेपी का सेवन कराना चाहिए। तो वमन विरेचन जिसकी शुद्धि है उसको विलेपी खिलाओ। नित्य स्नेहपान में, नित्य स्नेहपान का मतलब है कि आपको डेली स्नेहपान करना है। कैसे? मतलब डेली घी खाना है। तो कैसे कर सकते हो आप? इसमें विलेपी बनाओ, उसमें घी डालो, उसमें मिला के खाओ। तो अपन बोलते हैं ना कि भाई दलिया या खिचड़ी में घी डाल के खाओ, तो एक तरीके से विलेपी एक तरीके से। तो नित्य स्नेहपान में किसमें, अगर आपको डेली घी खाना है तो किसकी सहायता से खा सकते हो? विलेपी में मिला के खा सकते हो। तो ये इसके गुण आ गए, ठीक है। अब करेंगे अपन ओदन। ओदन को अपन कल करेंगे, आज की क्लास का टाइम हो गया, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे ओदन से। इसमें क्या होता है? 5 गुना पानी होता है। चावल को 5 गुना पानी में पकाने पर चावल को जल रहित स्थिति में रखना ओदन या भात कहलाता है। इसमें क्या करते हैं? 5 गुना पानी लेते हैं, उसको, चावल को पक गया तो जो लिक्विड भाग था उसको छान लिया, जो लिक्विड भाग था उसको तो पटक दिया, और जो साबुत मतलब जो चावल बच गया, मतलब भात बच गया, उसको ओदन बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कल शायद मैं कोशिश करूँगा, कल तो नहीं होगा लेकिन परसों ये चैप्टर पूरा हो जाएगा मंडे को, ठीक है।
तो आज की क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं। पदार्थ का क्लास का ऑफ है, थोड़ा सा मैं आज बाहर जा रहा हूँ 6 बजे है ना, ठीक है बच्चों। और है ना एक इम्पोर्टेंट बात, आप क्लास में रहो तो तब माइक ऑफ कर लिया करो। जैसे कि आज 2 बच्चे बात करने लग गए माइक ऑन करके, है ना, मैं उनको बोल दूंगा वैसे पर्सनल मैसेज करके, ताकि वो ध्यान रखें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कोई बच्चा बोल रहा है, और जब कोई बच्चा बोलता है तो मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन पूछ रहा है, और मैं नहीं चाहता फिर उसको मैं अवॉइड करूँ। अब ऐसे मैं अवॉइड करूँ ना, तो फिर बच्चा कोई मान लो क्वेश्चन पूछ रहा होता है तो मैं उसको जवाब नहीं दे पाता। तो थोड़ा ध्यान रखा करो बच्चों, है ना, क्योंकि आपकी एक आवाज़ से पूरी क्लास डिस्टर्बेंस होती गलती से हो गया था सर है। ओके, ऑन, और मैं बाहर चला गया था पानी पीने के लिए। ओके, थैंक यू, है ना। ओके, थैंक यू सर। ओके।